स्टार्ट। चलो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वी हैड पावर फेलियर एट द प्लेस। सो हम डिस्कस कर रहे थे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हमारा जो पार्ट है पूरा कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ वन पर्सन कंपनी। नाम क्या है? वन पर्सन कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो वन पर्सन के द्वारा स्थापित की जाती है। जैसे हमें पता है कि वन पर्सन ऐसा कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहां पे एक ही व्यक्ति पूरा बिजनेस चलाता है। तो आपको ध्यान होगा कि आपने 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा बिजनेस है जो एक केवल व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति चलाता है, जिसे हम कहते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर सोल ट्रेडर होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है अकेला जो बिजनेस को चलाता है, राइट। ठीक उसी तरह से उसी आइडियोलॉजी के ऊपर इस बिजनेस को बनाया गया है, इस बिजनेस फॉर्म को बनाया गया है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पर वन पर्सन कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी के बतौर ये अपना एक स्टेटस है, सेपरेट लीगल स्टेटस है। क्योंकि सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर सोल ट्रेडर और सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये दोनों एक ही थे, यानी कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लायबिलिटी के लिए सोल ट्रेडर अनलिमिटेडली लायबल था। लेकिन वन पर्सन कंपनी में ऐसा नहीं होता। वन पर्सन कंपनी में जो वन पर्सन कंपनी है दैट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी वन पर्सन कंपनी अलग है और उस वन पर्सन कंपनी का जो एक मेंबर है वो अलग है। और उस मेंबर की लायबिलिटी कैसी होगी? लिमिटेड होगी। यानी कंपनी के वन पर्सन कंपनी के पूरी लायबिलिटी के लिए कौन जिम्मेदार होगा? खुद वन पर्सन कंपनी, राइट ना। वन पर्सन कंपनी, इसके क्या फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है? It is a company which is formed with one single person. For the purpose of this act, Companies Act, one person company is considered as a private company. क्योंकि इसके अंदर सब रिस्ट्रिक्शंस फुलफिल होते हैं। पहली बात, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, वन पर्सन कंपनी के आप शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। सेकंड बात, 200 से कम है, यहाँ एक ही मेंबर है तो बड़ो बेस 200 से कम है। तीसरा कंडीशन क्या है? इट डज नॉट ऑफर सिक्योरिटी टू जनरल पब्लिक। एक ही मेंबर है तो जनरल पब्लिक को वापस अपने सिक्योरिटी इश्यू करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो प्राइवेट कंपनी के तीनों भी पॉइंट्स को फुलफिल करता है, इसलिए वन पर्सन कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी भी कंसीडर करते हैं, राइट। एनकरेजेस द एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। एक सोल ट्रेडर के मुकाबले बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा प्रमोट करने का काम सोल ट्रेडिंग कंसर्न के मुकाबले वन पर्सन कंपनी करता है, क्योंकि वन पर्सन कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जिसके बदौलत उसकी लायबिलिटी की जिम्मेदारी अनलिमिटेड सोल ट्रेडर के जैसे नहीं आती उस मेंबर के ऊपर, क्योंकि सारी लायबिलिटीज और एसेट कंपनी खुद के नाम में होल्ड करता है, राइट। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स आर सिंप्लीफाइड थ्रू एग्जेम्पशंस। इस कंपनी को दूसरे कंपनी, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के मुकाबले काफी सारे एग्जेम्पशंस दिए गए हैं। तो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स जो बहुत ज्यादा कम्बरसम या डिफिकल्ट माना जाता है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको वन पर्सन कंपनी एक हम बोल सकते हैं एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पे वन पर्सन कंपनी होने के नाते आधे से ज्यादा प्रोसीजर्स और रिक्वायरमेंट्स इसे अप्लाई नहीं होते। जैसे मीटिंग, एक ही व्यक्ति खुद की मीटिंग थोड़ी लेगा, राइट। सो मीटिंग के सारे प्रोसेस, रेजोल्यूशन के सारे प्रोसेस, वो सारे इसको अप्लाई नहीं होते क्योंकि एक करता रहता है, राइट। इस तरह से प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के मुकाबले नहीं के बराबर होती है वन पर्सन कंपनी के लिए, जो एनकरेज करेगा ज्यादा से ज्यादा वन पर्सन कंपनी का फॉर्मेशन। नेक्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी। सबसे मेन बात, सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर सोल ट्रेडर और सोल ट्रेडिंग कंसर्न दोनों एक ही है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न के पूरे लायबिलिटी के लिए सोल ट्रेडर अनलिमिटेडली लायबल होता है, जो कि डिस्करेज करता है एंटरप्रेन्योरशिप को। एंटरप्रेन्योर बड़े रिलैक्स दिमाग से तभी काम कर पाएगा बिजनेस में जब उसकी लायबिलिटी बिजनेस के प्रति लिमिटेड हो, जब उसे डर ना हो कि कंपनी में अगर कुछ हो जाए तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, राइट। सो देयर इज सेपरेट लीगल एंटिटी एंड देयर इज लिमिटेड लायबिलिटी। जो एक सिंगल सोल ट्रेडर होगा उसकी लायबिलिटी जो है कंपनी में क्या होगी? लिमिटेड। जितना शेयर उस सिंगल मेंबर का उस वन पर्सन कंपनी में, उतनी ही लायबिलिटी उसकी सोल ट्रेडिंग, उतनी ही लायबिलिटी उसकी उस वन पर्सन कंपनी में रहेगी। लेकिन अगर सोल ट्रेडिंग कंसर्न है उसके अंदर जो एक सिंगल सोल ट्रेडर है उसकी लायबिलिटी क्या होती है बेटा? अनलिमिटेड, राइट। लॉ विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी प्रोवाइड्स दैट। अब हम डिटेल में देखेंगे क्या क्या प्रोविजंस या लॉ इसके वन पर्सन कंपनी के फॉर्मेशन से जुड़े दिए गए। पहला पॉइंट क्या है? द एमओए ऑफ द ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द पर्सन अदर देन द मेंबर और नॉमिनी हु शैल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ और इज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। कल हमने बताया था एमओए के अंदर एक नॉमिनी का नाम हमें देना होगा। वो व्यक्ति वो होगा कि जो सिंगल पर्सन जो मेंबर है कंपनी का, जैसे मैंने कल बताया कि कंपनी का लाइफ कैसा होता है? अनलिमिटेड, राइट। अ कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन। जब तक हम कंपनी को वाइंड अप में लिक्विडेट नहीं करते तब तक कंपनी जीवंत होती है।
धीरू भाई अंबानी चले गए लेकिन रिलायंस कंपनी आज भी जिंदा है, मुकेश भाई चले जाएंगे फिर भी रिलायंस कंपनी जिंदा रहेगी, राइट। सो मेंबर के एग्जिस्टेंस, मेंबर के जिंदा होने नहीं होने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कल को वो एक मेंबर ही है जो कंपनी का करता रहता है, अगर वो ही ना रहे तो कंपनी को तो हम ऐसे भगवान भरोसे तो नहीं छोड़ सकते। इसीलिए 1% कंपनी के एमओए में स्पेसिफिकली आपको एक ऐसे व्यक्ति का नाम देना होगा जो कंपनी का नॉमिनी बनेगा, यानी जो एक सिंगल सोल मेंबर है, कल को अगर वो मृत्यु हो जाती है उसकी, कल से अगर वो इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, पागलपन का दौरा आता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसके बिहाफ पे कंपनी का करता धरता कौन होगा, उस नॉमिनी का नाम आपको एमओए के अंदर मेंटेन करना है। The other person who has given the memorandum shall give his prior written consent in the prescribed form and shall be filed with the register of companies at the time of incorporation along with the MOA and articles of association। जो व्यक्ति का नाम आप नॉमिनी बतौर दे रहे हो, मन से नहीं दे सकते, उसका भी कंसेंट लेटर आपको लेना होगा और इनकॉर्पोरेशन करते वक्त एमओए एओए के साथ नॉमिनी व्यक्ति जो जिसका नाम एमओए में दे रहे हो उसका कंसेंट लेटर भी उसके साथ अटैच करना होगा, ये भी कल मैंने बताया था। सच अदर पर्सन नॉमिनी मे बी गिवन द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट। जो व्यक्ति अलग बतौर नॉमिनी बताया गया है, जो व्यक्ति नॉमिनी है वो अपनी कंसेंट विड्रॉ भी कर सकता है। अगर उसने कंसेंट विड्रॉ कर ली तो हमें उसकी जगह दूसरे व्यक्ति का नाम नॉमिनी बतौर देना होगा, लेकिन इस चेंज इन द नेम ऑफ द नॉमिनी इज नॉट कंसिडर्ड एज अल्टरेशन ऑफ एमओए। यू कैन इजीली चेंज द नेम ऑफ वन नॉमिनी विद अनदर। सच अदर पर्सन may withdraw his consent. The member of 1% company at a time change the name of such other person by giving a notice to the company and shall intimate the same to the register। जो मेंबर है वो खुद से भी नॉमिनी का नाम बदल सकता है, उसके लिए उसे क्या करना होगा, मेंबर को कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा और कंपनी के द्वारा आरओसी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि हम हमारा नॉमिनी का नाम बदल रहे हैं, राइट। एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन अल्टरेशन ऑफ द एमओए। किसी भी तरह से नॉमिनी के नाम में या नॉमिनी के बदलाव में एमओए का अल्टरेशन है ऐसा माना नहीं जाता, तो जिसके लिए कोई हमें प्रोसीजरल काम वहां पे करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमें नॉर्मली अल्टरेशन ऑफ एमओए के अंदर करना पड़ता है। नेक्स्ट, ओनली अ नेचुरल पर्सन। अभी कौन मेंबर बन सकता है, हु कैन बी अ मेंबर ऑफ अ 1% कंपनी? ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज अ सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया। For the purpose of understanding the residential status, a person is considered as resident in India if he lives for more than 182 days in the previous year in our country। चालू साल क्या है? 1st of April 2020 to 31st of March 2021। ये साल कोई 1% कंपनी बन रही है, उसके अंदर मैं मेंबर हूं, तो पिछले साल यानी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक इन 365 दिन में से 182 डेज मैं इंडिया में मौजूद होना चाहिए, देन आई विल बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट। एक मैं रेसिडेंट होना चाहिए, रेसिडेंट का क्राइटेरिया मीट करने के लिए मैं इंडिया में कितना दिन होना चाहिए? 182, पहली बात। दूसरी बात, मैं भारत का नागरिक होना चाहूं। एनआरआई का भारत का नागरिक होता है क्या? नहीं, तो वो क्या 1% कंपनी का मेंबर बन सकता है क्या? नहीं। और सबसे मेन क्राइटेरिया, 1% कंपनी में जो मेंबर बन रहा है वो नेचुरल लिविंग बीइंग होना चाहिए। जैसे कि नॉर्मल एक पब्लिक कंपनी में दूसरे पब्लिक कंपनी मेंबर बन सकती है, एक प्राइवेट कंपनी में कोई पब्लिक कंपनी मेंबर बन सकती है, लेकिन 1% कंपनी में जहां सिंगल मेंबर है वहां पर दूसरी कोई बॉडी कॉर्पोरेट यानी कोई प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी मेंबर का पोजीशन होल्ड नहीं कर सकती। क्योंकि क्यों नहीं कर सकती? कॉमन लॉजिक है, 1% कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके अंदर मेंबर कितना है? एक है। उसके अंदर कोई प्राइवेट कंपनी भी अगर मेंबर बन गई तो प्राइवेट कंपनी जो मेंबर है वो भी आर्टिफिशियल है, जो 1% कंपनी है वो भी आर्टिफिशियल है। कंपनी काम कैसे करेगी? कंपनी को काम करने के लिए कोई व्यक्ति लगेगा ना, वो व्यक्ति कौन होगा? एक नेचुरल पर्सन ही होगा। दोनों भी आर्टिफिशियल हुए तो कंपनी चलेगी क्या? नहीं। इसीलिए लॉजिक की काम है, इसमें कोई दिमाग के मैजिक विजिक कुछ नहीं है। इसीलिए 1% कंपनी बनाने के लिए कंपलसरी 1 मेंबर जो होगा वो कौन होना चाहिए? एक नेचुरल पर्सन। शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट अ 1% कंपनी, शैल बी अ नॉमिनी फॉर अ सोल मेंबर ऑफ अ 1% कंपनी। अ नेचुरल पर्सन shall not be a member of more than 1% company at any point of time, and the said person shall not be nominee of more than 1% company। यानी मैं अगर किसी 1% कंपनी का मेंबर हूं तो मैं पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही 1% कंपनी का मेंबर बन सकता हूं। जैसे डायरेक्टर 20 कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है,
वैसे 1% कंपनी में जो मेंबर है वो सिर्फ एक ही कंपनी 1% कंपनी में मेंबर बन सकता है। जब वो 1% कंपनी में मेंबर है, साथ साथ वो किसी और 1% कंपनी में ही नॉमिनी बन सकता है। यानी कि ओपीसी है तो इस ओपीसी के अंदर मैं मेंबर बन सकता हूं। इफ आई एम ओपीसी इन 1% कंपनी, आई कैन नॉट बी अगेन अ मेंबर ऑफ एनी अदर 1% कंपनी। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति 2 1% कंपनी का मेंबर है। एक व्यक्ति एक ही ओपीसी का मेंबर हो सकता है और एक व्यक्ति एक ही ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है। लेट्स से 2 1% कंपनी है, एक 1% कंपनी में मेंबर हूं, दूसरे 1% कंपनी में मैं नॉमिनी हूं, चलेगा। दोनों भी कंपनी में मेंबर हूं, नहीं चलेगा। दोनों भी कंपनी में नॉमिनी हूं, नहीं चलेगा। एक में मेंबर, एक में नॉमिनी, यानी किसी भी एक ही कंपनी में आप 1% कंपनी के मेंबर बन सकते हो, किसी एक ही 1% कंपनी में आप नॉमिनी बन सकते हो, राइट। फिर नेचुरल पर्सन इज कंसिडर्ड रेसिडेंट इफ ही लिव्स फॉर मोर देन 182 डेज। नो माइनर शैल बिकम अ मेंबर ऑफ 1% कंपनी और कैन होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। We all know minor is not competent to contract, but nothing in the act stops a minor from being a beneficial owner, right? Minor कहीं पर भी beneficial owner हो सकता है, लेकिन 1% कंपनी के अंदर beneficial owner की भी पोजीशन, यानी नॉमिनी भी माइनर नहीं बन सकता, माइनर नॉमिनी भी नहीं बन सकता। Are you getting my point? Such a company cannot be incorporated or converted into company under section 8 of the act. ये कंपनी किसी भी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। व्हाट इज सेक्शन 8 कंपनी? विच इज फाउंड फॉर अ चैरिटेबल पर्पस। 1% कंपनी चैरिटेबल पर्पस कंपनी ने सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। दो इट में बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज इन सर्टेन केसेस। हालांकि 1% कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया अगर फुलफिल करो तो 1% कंपनी एक प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन 1% कंपनी कतई भी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं की जा सकती। सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। वो किसी भी तरह का एनबीएफसी या किसी भी इन्वेस्टमेंट का काम या बिजनेस नहीं कर सकती। वो किस तरह के बिजनेस कर सकती है इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है। एनबीएफसी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर 1% कंपनी काम नहीं कर सकता। 1% कंपनी, अब यहां पर देखो ये मेन पॉइंट है, वॉलंटरी कन्वर्जन। अगर मुझे मेरी 1% कंपनी को किसी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है तो क्या प्रोविजन इसमें ध्यान रखना है? देखो प्रोविजन, लास्ट वाला प्रोविजन, 1% कंपनी कैनॉट वॉलंटरी कन्वर्ट इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस, अंडरलाइन करो सबसे मेन, 2 years have expired from the date of incorporation। हमारे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ 1 अप्रैल 2019, 2 साल यहां से आगे 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, यानी 31 मार्च 2021 तक हम हमारी 1% कंपनी को किसी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो क्या मैं कह सकता हूं एक 1% कंपनी को 2 साल का लॉक इन पीरियड होता है। आपने 1% कंपनी बना ली तो आपको 2 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा, लेकिन बट अगर कोई 1% कंपनी बनी है जिसको अब तक 2 साल भी पूरे नहीं हुए, वो कन्वर्ट हो सकती है, प्रोवाइडेड, क्या कंडीशन दी है नीचे देखो, 2 years have expired from the date of incorporation except, है क्या वहां पर, except where the paid up share capital has increased beyond 50 lakhs। लेट्स से 1 अप्रैल 2019 को हमने जब कंपनी बनाई थी तब कंपनी का पेड अप कैपिटल था 10 लाख। 31 मार्च 2020 को कंपनी का पेड अप कैपिटल हो गया 60 lakhs। इज इट मोर देन 50 lakhs? इज इट मोर देन 50 lakhs? राइट। अगर कंपनी का कैपिटल 2 साल के भीतर ही 50 लाख से ज्यादा का हो जाता है तो बिना कोई रोक टोक आप अपनी 1% कंपनी को प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, चलो आपका कैपिटल 10 लाख था, पहले 2 साल में 10 लाख ही है, लेकिन इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस एक्सीडिंग टू ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस पीरियड एक्सीड 2 करोड़ रुपीस। लेट्स से 1 अप्रैल 2019 को हमने कंपनी बनाई, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक हमारे कंपनी को 1 साल हुआ है। 1 साल में हमारे कंपनी का टर्नओवर ये 5 करोड़ रुपए है।
1% कंपनी को नॉर्मली लॉक इन पीरियड कितना है 2 साल का, लेकिन 2 साल के भीतर अगर कंपनी को 1% कंपनी को प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए 2 चीजें हो सकती है। अगर दोनों में से एक चीज हुई तो फिर आपकी 1% कंपनी कन्वर्ट की जा सकती है। पहला मुद्दा क्या है, आपका कैपिटल 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका कैपिटल 2 साल के भीतर ही 50 लाख से ज्यादा हो गया तो आप इजीली 1% कंपनी को किसी और कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। किसी और मतलब प्राइवेट और पब्लिक, नॉट सेक्शन 8 कंपनी, राइट। लेकिन लेट से हमारा कैपिटल 10 लाख था फॉर्मेशन के वक्त, 1 साल बाद भी 10 लाख है, लेकिन 1 साल के अंदर प्रीसीडिंग ईयर के अंदर 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक हमारे कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ हो गया। इज इट मोर देन 2 करोड़? इज इट मोर देन 2 करोड़? देन विदाउट एनी लॉक इन कंडीशन यू कैन कन्वर्ट योर 1% कंपनी इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। अभी ओके, ये कन्वर्जन को लेकर कंडीशन है, याद रखना। इसके ऊपर केस स्टडी आ सकते हैं, इसके ऊपर केस स्टडी आ सकते हैं, इसके ऊपर एग्जांपल भी दिए हैं, आप बाद में पढ़ लेना। फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल, यहाँ पे 1% कंपनी का डिस्कशन हमारा कंप्लीट होता है। तो हमने क्या क्या देखा 1% कंपनी में? 1% कंपनी इज अ 1 मेंबर कंपनी, इट इज अ प्राइवेट कंपनी, इट एनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द पीपल, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है, सेपरेट लीगल एंटिटी है और लिमिटेड लायबिलिटी होती है, और बड़े आसानी से हम चाहे अपनी कंपनी को जिस चाहे उस कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी ओके, अभी ओके, 1% कंपनी हेडिंग समझ में आई पूरी अच्छे से। नेक्स्ट हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, सेक्शन 8 कंपनी जिसके बारे में बोल रहा था। क्या एक 1% कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है? नो, 1% कंपनी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी। ठीक उसी तरह से सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर कंपनी, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी अपने आप में अलग है। क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी तभी बनेगी जब आपको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको लाइसेंस देती है तभी आप सेक्शन 8 कंपनी बनाकर चला सकते हो। बाकी जगहों में आपको सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन कौन दे रहा है? आरओसी, उससे परमिशन लेके आप बिजनेस शुरू करोगे। लेकिन सेक्शन 8 में ऐसा नहीं है। अगर आप चैरिटेबल पर्पस के लिए सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हो तो उसके लिए परमिशन कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइसेंस और परमिशन के बाद ही आप सेक्शन 8 कंपनी के बतौर काम कर सकते हो। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है जब चाहे तब लाइसेंस देना, जब चाहे जब लाइसेंस विड्रॉ करना। बात समझ में आ रही है? तो अब अपनी सेक्शन 8 कंपनी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो कुछ भी करना है परमिशन किसकी लगेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी नॉर्मली 1% कंपनी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, पब्लिक के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, प्राइवेट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आपने जिस चीज के लिए परमिशन लिए उसी चीज के लिए सेक्शन 8 कंपनी चला। नहीं चलाना होता तो आपका लाइसेंस विड्रॉ कर लेती है, आपको वाइंड अप भी कर देती है। क्या क्या है आप देखेंगे। नाउ व्हाट इज द सेक्शन 8 कंपनी? सेक्शन 8 कंपनीज और सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज व्हिच आर फॉर्म्ड टू प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। एग्जाम्पल बोलो कॉमर्स से रिलेटेड। सेक्शन 8 कंपनी, चेंबर ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए हम चेंबर ऑफ कॉमर्स बनाते हैं। जब कॉमर्स से जुड़े हुए जितने भी इंस्टीट्यूशन एक साथ आकर कॉमर्स को प्रमोट करने का काम करते हैं। सो आर दे वर्किंग फॉर प्रॉफिट और आर दे वर्किंग फॉर प्रमोशन ऑफ कॉमर्स? दे वर्किंग फॉर प्रमोशन ऑफ कॉमर्स। इसीलिए चेंबर ऑफ साइंस, वो साइंस को प्रमोट करने के लिए, चेंबर ऑफ आर्ट्स, वो आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बनाए जा रहे हैं। अब ये जो चेंबर या इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं, क्या इनका पर्पस पैसे कमाना होता है या अपने अपने फील्ड को प्रमोट करना होता है? राइट। तो ऐसे कंपनी को हम सेक्शन 8 कंपनी के बतौर देखते हैं। और इन सेक्शन 8 कंपनी को बनाने के लिए परमिशन किसका लगता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। टू प्रमोट आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोजेक्शन, एनवायरमेंट एटसेट्रा। सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई। जैसे अब तिरुमला तिरुपति का टेंपल है, वो ट्रस्ट सेक्शन 8 कंपनी के बतौर बन सकती है, लेकिन उसके लिए परमिशन उनको किसकी लगेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। Such company may apply its profit in promoting its objectives and prohibiting the payment of dividend to its member. ये पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट अंडरलाइन करके रखो। Prohibiting the payment of dividend to its member, अंडरलाइन करके रखो। Prohibiting the payment of dividend to its member। इसका मतलब क्या है? कोई भी सेक्शन 8 कंपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी कर सकती है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी आउट करने के बाद अगर किसी सेक्शन 8 कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है, वो प्रॉफिट अपने मेंबर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। लेट्स से तिरुमला तिरुपति की जो ट्रस्ट थी, उन्होंने सेक्शन 8 कंपनी के लिए अप्लाई किया सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दे दी। परमिशन बनने के बाद सेक्शन 8 कंपनी बन गई। सेक्शन 8 कंपनी के बाद तिरुमला तिरुपति
अलग अलग तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है जिसके लिए वो पैसे लेती है लोगों से, दर्शन की फीस वगैरह ली जाती है जैसे। ठीक उसी तरह से लड्डू बेचते हैं, लेट से लड्डू बेच बेच कर लोग इतने लड्डू खा रहे हैं, कावरे बावरे होके जो लड्डू लिए जा रहे हैं, बट लड्डू खा रहे हैं वहां पर, और लड्डू से इतना रेवेन्यू आया कि लड्डू में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तब लड्डू में प्रॉफिट है तो सेक्शन 8 के जितने भी ट्रस्ट के मेंबर्स थे वो सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर्स बन गए, तो उसका जो प्रॉफिट है क्या बतौर डिविडेंड उनके मेंबर्स को बांटा जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी जो होती है वो प्योरली चैरिटेबल पर्पस के लिए होती है। वहां प्रॉफिट या प्रॉफिट खाना ये कोई कंसेप्ट ही नहीं है। जितना भी आ रहा है स्वाहा, जितना भी आ रहा है वो स्वाहा, जो भी कमाओगे वो दान करोगे, जो भी कमाओ वो दान करो तो ही चलाओ, वरना सेक्शन 8 कंपनी चलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये आइडियोलॉजी है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ऑब्जेक्ट्स टू प्रमोट कॉमर्स, साइंस, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, देन आर्ट, स्पोर्ट्स, रिसर्च, चैरिटी, protection of environment, etc., etc. Profit, if any, it is used only for promoting the objectives. Let's say सेक्शन 8 कंपनी बनी हमारे तिरुपति तिरुमला ट्रस्ट, तो वहां पे अगर वो प्रॉफिट कमाते भी है तो उसी ट्रस्ट को, उसी तिरुपति, उसी देवस्थानम को प्रमोट करने के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने के लिए पैसे का इस्तेमाल होगा। क्या मेंबर्स को डिविडेंड बतौर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है क्या? नहीं। डिविडेंड या जो कुछ भी प्रॉफिट वो कमाती है वो किसी भी हाल में सेक्शन 8 कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। अभी ओके। पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इश्यू द लाइसेंस। हाउ कैन अ कंपनी ऑपरेट एज अ सेक्शन 8 कंपनी? अ कंपनी कैन ऑपरेट एज अ सेक्शन 8 कंपनी only when license to it is issued by the central government. The central government issues the license to a section 8 company. After issuing of license of section 8 company, then a section 8 company can operate as a company formed for a charitable purpose. The section allows the central government to register such a person or association of persons as a company with limited liability with the addition of words limited or private limited to its name by issuing a license on such a condition as it deems fit. तो तिरुमला तिरुपति ट्रस्ट लिमिटेड, तिरुमला तिरुपति ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड नाम क्या लेना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। नॉर्मली सेक्शन 8 कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर रहे तो फिर उसको लिमिटेड लिखो बोलकर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी, या फिर प्राइवेट लिमिटेड लिखो बोलकर बोलेगी। ऐसा भी हो सकता है प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, कुछ भी मत लिखो, ऐसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है। राइट। द रजिस्टर शैल ऑन एप्लीकेशन द रजिस्टर of such person or association of persons as the company under this section give the license thereto if fulfilled or if satisfied that this particular company is formed for a charitable purpose. अगर सेक्शन 8 कंपनी में दिए गए पर्पस में से किसी एक पर्पस के लिए वो बनाई गई है, ऐसा समाधान अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है तभी जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेक्शन 8 कंपनी को अपना लाइसेंस देगा। इज इट ओके? तो कोई कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बतौर रजिस्टर होती है, कोई कंपनी अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी बतौर रजिस्टर होती है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी बनने के बाद उन्होंने सेक्शन 8 कंपनी के कोई ऑब्जेक्टिव रखकर उस कंपनी को बनाया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन कर रहे हैं कि हमने एक प्राइवेट कंपनी बनाई है और सेक्शन 8 कंपनी के सारे नॉर्म्स हम फुलफिल कर रहे हैं, तो सभी चीजें देखने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई होती है तब जाके उन्हें सेक्शन 8 कंपनी के बतौर का लाइसेंस मिलता है और साथ ही साथ प्राइवेट लिमिटेड ऐड कर भी वो सेक्शन 8 कंपनी के बतौर काम कर सकती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई है तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप अप्लाई करोगे, वो सब चीजें चेक करने के बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई गई है, ये सेक्शन 8 कंपनी के सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए बनाई गई है, तभी जाके एक लिमिटेड कंपनी के बतौर सेक्शन 8 कंपनी को काम करने का मौका दिया जाएगा। नाउ प्रिविलेजेस ऑफ a limited company on registration the company shall enjoy the same privileges and obligation as a limited company. हमने कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के बाद हमने सेक्शन 8 कंपनी के लिए लाइसेंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस दे दिया, लाइसेंस मिलने के बाद आपकी पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक सेक्शन 8 कंपनी मिल गई। इसका मतलब प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड की जो कुछ भी नियम थे या जो कुछ भी प्रोविजंस थे या जो कुछ भी हम बोलते प्रिविलेजेस थे, क्या वो हमारे कंपनी को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? वो मिलेंगे। जैसे कि पब्लिक लिमिटेड हो तो पब्लिक लिमिटेड में अगर मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है, सेक्शन 8 कंपनी बनने के बाद यानी सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस उस कंपनी को मिलने के बाद भी मेंबर की लायबिलिटी कैसे रहेगी? लिमिटेड। जो प्रिविलेजेस उसको एक लिमिटेड कंपनी में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिल रहे थे वो एज इट इज सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस मिलने के बाद भी मिलते रहेंगे। अ फर्म may be a member of the company registered under section 8.
यानी कोई दूसरा फर्म, कोई पार्टनरशिप फर्म बोलो, किसी भी सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर बन सकता है। लेकिन क्या कोई आर्टिफिशियल पर्सन 1% कंपनी का मेंबर बन सकता है क्या? नहीं। अल्टरेशन ऑफ द एमओए, अब एमओए और एओए में जो ऑब्जेक्टिव्स है, लेट्स से तिरुमला तिरुपति ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव था तिरुमला तिरुपति का जो ऊपर का जो कुछ भी एरिया है उसको जो है अच्छा करना, उसको डेवलप करना, ये उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। जितना जो कुछ को उनको करना था वो उन्होंने कर लिया। अब उनको लगता है ऊपर के देवस्थानम में जितना भी बदलाव करना था कर लिया, अब ट्रस्ट के उसके बाद भी सरप्लस पैसे है, तो अब ट्रस्ट तेलंगाना स्टेट में बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ करना चाहता है, तो अब ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव्स में बदलाव हो रहा है, तो उनको एमओए के अंदर बदलाव करना है। जब कभी भी सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस किसी कंपनी को मिलता है, सेक्शन 8 कंपनी का तुमको लाइसेंस किसने दिया? किसने दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब तुम एमओए में बदलाव करना चाहते हो, अल्टरेशन करना चाहते हो, तो उसके लिए परमिशन किसकी लगेगी? किसकी लगेगी? समझ में आया? जब तक आपको सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस नहीं मिला तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस मिल गया, किसने दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके सभी कामकाज के ऊपर वॉच रखेगी। आपको जो भी करना है, जो भी डिसीजन लेना है, उस सब के लिए आपको परमिशन अल्टीमेटली किसकी लगेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की लगेगी। कन्वर्जन इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी, a company registered under section 8 may convert itself into any other company only after complying with the conditions as may be prescribed. A company registered under section 8 which intends to convert itself into a company shall pass a special resolution at the general meeting for approving such a conversion. यानी अगर सेक्शन 8 कंपनी को वापस से नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर अगर काम करना है, तो सबसे पहले उनको अपने मीटिंग, बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास कराने को स्पेशल रेजोल्यूशन, वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद गवर्नमेंट के पास अप्लाई करना होगा कि आपने जो भी लाइसेंस हमें दिया था उसे कैंसिल करा दीजिए। फिर बाद में सभी चीजों को सेटिस्फाइड होने के बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस कैंसिल करेगी, फिर आप सेक्शन 8 कंपनी के टैक्स से हटकर एक नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जैसे काम कर सकते हो, राइट। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस मतलब, रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? कैंसलेशन, कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस। अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी बनी है तो उसके लाइसेंस जो है सेक्शन 8 कंपनी का कौन से सिनेरियो में कैंसिल किया जा सकता है? फर्स्ट पॉइंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑर्डर में रिवोक द लाइसेंस ऑफ द कंपनी वेयर द कंपनी कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंडीशन ऑफ द सेक्शन सब्जेक्ट टू व्हिच द लाइसेंस इज issued where the affairs of the company are conducted fraudulently and in violation of the objects. Oh, in the violation of the objects, the company of the prejudicial to public interest or revocation of the register shall put a limited or private limited against the company's name in the register. But before such a revocation, the central government must give a written notice to intention to revoke the license and opportunity of being heard the matter. Let's say तिरुमला तिरुपति ट्रस्ट तिरुमला देवस्थानम के प्रमोट करने के लिए सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस मांग रही थी, उसके बतौर सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया। लेकिन बाद में यह पता चल रहा है कि सेक्शन 8 कंपनी के बनने के बाद तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की जो सेक्शन 8 कंपनी है ये मेंबर को पैसे कमा के देने के लिए बनाई गई है। सो इज इट फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 8 कंपनी? नो। सेक्शन 8 कंपनी किस लिए बनाई जाती है? चैरिटेबल पर्पस। मेंबर को डिविडेंड देने के लिए क्या? नहीं। यहाँ पे इनडायरेक्टली कंपनी क्या कर रही है? मेंबर्स को फायदा करा रही है। ऐसी चीजें उनको समझ में आती है। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो लाइसेंस देता है, देखो जो देता है वो ले भी सकता है, जो दे सकता है वो ले भी सकता है। तो दे कौन रहा है? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। जिस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लाइसेंस दे भी रही है उसी हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट आपका लाइसेंस वापस ले भी सकती है। यहां पे देना लेना लाइसेंस निकालना क्यों जरूरी है? सेक्शन 8 कंपनी को इनकम टैक्स से छूट दी गई है, यानी उनकी इनकम आर नॉट टैक्सेबल, क्योंकि वो अपना इनकम डिविडेंड के बदले डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। वो अपना पैसा सिर्फ बार बार चैरिटेबल पर्पस या ऑब्जेक्टिव्स के लिए लगाएंगे। तो सेक्शन 8 कंपनी का कोई भी प्रॉफिट टैक्सेबल नहीं होता, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। अब यहां पर समझ लो मैंने एक पब्लिक कंपनी बनाई, टैक्स इविजन के लिए सेक्शन 8 कंपनी का टैग ले लिया, पैसा कमा रहा हूं, मेरे मेंबर को फायदा दे रहा हूं इनडायरेक्टली और फुल पैसे कमा रहा हूं, टैक्स लग भी नहीं रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान में आ गया कि ये प्योर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सिर्फ चैरिटेबल पर्पस का दिखावा कर रही है, लेकिन अंदर मेंबर फुल पैसे दबा रहे। तो ऐसे केस में वो क्या करेगा? सेक्शन 8 कंपनी का टैग वापस खींच लेगा। जैसे ही वो सेक्शन 8 कंपनी का टैग मुझसे खींच लिया, जिस दिन से मुझे लाइसेंस मिला था उस दिन से फिर से मैं
एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बतौर कंसिडर किया जाऊंगा, उस दिन से अब तक जितना भी प्रॉफिट कमाऊंगा उसके ऊपर नॉर्मल कंपनी के जैसे मेरा टैक्स लगेगा। समझ में आ रहा है? जो दे सकता है वो ले भी सकता है, लेकिन कोई भी चीज लेने से पहले हमारा कानून क्या कहता है? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शुड बी गिवन। कोई भी एक्शन लेने से पहले हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने की या उस व्यक्ति की बात सुननी पड़ेगी, या उस व्यक्ति की बात रखने का उसको एक मौका देना पड़ेगा। कोई भी एक्शन लेने से पहले, इससे पहले कि सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस विड्रॉ कर लिया जाए, कैंसिल किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिस भेजता है, टेल अस व्हाई नॉट वी विड्रॉ द लाइसेंस ऑफ योर सेक्शन 8 कंपनी, और व्हाई नॉट वी ड्रॉ द ट्रैक ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, द फॉलोइंग थिंग्स हैव कम टू आवर नोटिस। फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट दिया जाएगा, आपको जवाब देना होगा। अगर आपकी कंपनी ने सही जवाब दिया, अगर उन्होंने सेटिस्फाई किया तो एक्शन नहीं लेंगे, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुए तो वो एक्शन लेंगे। और इमीडिएटली जैसे ही वो एक्शन लेते हैं और जैसे ही आपका सेक्शन 8 कंपनी का टैग रिवोक करते हैं तो आप एक नॉर्मल प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाओगे। तो फिर सेक्शन 8 की जो भी प्रिविलेजेस आपको मिल रहे थे वो नॉर्मल पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने के बाद आपको नहीं मिलेंगे। हमें ओके? ये होता है पहला, वो क्या करेगी? आपका लाइसेंस कैंसिल कर देगी और आपको बतौर प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड बोलकर छोड़ देगी। नेक्स्ट, व्हेन द लाइसेंस इज रिवोक्ड, जब वो लाइसेंस कैंसिल होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑर्डर, इफ इट इज सर्टिफाइड दैट इज एसेंशियल टू इन द पब्लिक इंटरेस्ट, डायरेक्ट दैट कंपनी टू बी वाउंड अप अंडर दिस एक्ट और अमलगेटेड विद एनी अदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन। अब लाइसेंस तो आपका निकाल दिया, लाइसेंस निकालने के बाद पब्लिक इंटरेस्ट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि तिरुपति तिरुमला देवस्थानम की जो सेक्शन 8 कंपनी है इसको वाइंड अप करना जरूरी है, तो आपको वाइंडिंग अप ऑर्डर दे सकते हैं कि ये कंपनी को पूरा वाइंड अप कर दो, बंद कर दो। या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं कि वाइंड अप करके नुकसान होगा, इससे अच्छा कोई दूसरी सेक्शन 8 कंपनी है, तिरुमला ऊपर का, नीचे क्या है? तिरुपति। उनको लगता है तिरुपति देवस्थानम के नीचे की जो ट्रस्ट है वो सेक्शन 8 बतौर कंपनी के बहुत अच्छा काम कर रही है, उन्होंने कोई चीटिंग नहीं की, तो फिर वो क्या करते हैं? तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की सेक्शन 8 कंपनी को तिरुपति देवस्थानम के सेक्शन 8 कंपनी के साथ अमलगमेट कर देती है, तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा और जो भी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का जो कुछ भी था वो तिरुपति देवस्थानम का हो जाएगा और वो बाद में उस नए कंपनी को चलाएंगे, अमलगमेटेड कंपनी को चलाएंगे। राइट? तो जब कभी भी लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है तो रिवोक करने के बाद गवर्नमेंट दो तरीके से आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। एक तो आपकी कंपनी की पूरी शटर बंद कर देंगे या फिर आपकी कंपनी को किसी और कंपनी के साथ अमलगमेट कर देंगे। राइट? ये कब करेगा? जब उन्हें लगेगा पब्लिक इंटरेस्ट में करना जरूरी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी का नाम निकाल देंगे और आपको बतौर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी बोलकर छोड़ देंगे। अब वो सब किसकी इच्छा है? सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है, उसकी जो मर्जी है वही चलेगी, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। राइट? Where a license is revoked and the central government is satisfied that it is essential to public interest that the company registered under this section should be amalgamated with another company, notwithstanding anything to the contrary contained in this act, the central government may by order provide such amalgamation to form a single company with such a constitution, properties, powers, right, interests, authorities, privileges, with such a liabilities, duties and obligations as may be specified in the order. जैसे मैंने कहा पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि वाइंड अप नहीं कर सकते, इतना बड़ा कारोबार है पूरा बंद नहीं कर सकते, तिरुमला सेक्शन 8 कंपनी को तिरुपति सेक्शन 8 कंपनी के साथ मर्ज अमलगमेट कर दो, तो ऐसे ऑर्डर भी दे सकते हैं। और ऐसे ऑर्डर देने के बाद जो अमलगेट होने के बाद जो नई कंपनी बनेगी उसे किस हिसाब से चलाना है, कंट्रोल करना है, उसके सारे डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और जो अमलगमेट हुई वाली कंपनी रहेगी उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे डायरेक्शंस के मुताबिक काम करना पड़ेगा। काय नाही, कशाला घेणार, कशाला घेणार कन्सेंट? कन्सेंट कशाला लागते? कोणाची? तिरुपतीची की तिरुमलाची? तिरुपतीची कशाला घेणार? सेक्शन 8 कंपनी कोणाची माल घेना हक है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। जितने भी सेंट्रल सेक्शन 8 कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं किसकी बदौलत है? उनका करता धरता कौन है? तो वो उनकी मर्जी नहीं, वो जिसको चाहे उसके साथ अमलगमेट कर सकते। वो बोल दिया इसके साथ करना है तो करना है, आप क्यों नहीं बोल सकते? क्यों बोला तुम्हारा भी लाइसेंस निकालेंगे? क्यों बोला तो तुम्हारा भी लाइसेंस निकालेंगे? In one of the winding up or dissolution of the company registered under the section, there remains after satisfaction of its debts and liability any asset may be transferred to some other company registered under this act having similar objects. Let's say कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर दे दिया, सेक्शन 8 कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर दे दिया तिरुमला देवस्थानम को, उसको पूरा वाइंडिंग अप कर दिया, पूरे लाइबिलिटी मीट कर दिए, उसके बाद भी 100 करोड़ के एसेट बच गए, तो क्या मेंबर को मिलेंगे? क्या नहीं, ठेंगा भी नहीं मिलता। एक बार सेक्शन 8 कंपनी का टैग लग गया, सारी कंपनी सरकार की मालमत्ता हो गई, समझ लो। एक तो आपकी कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाएगा, एक तो आपकी कंपनी को किसी और कंपनी के साथ अमलगमेट कर दिया जाएगा।
अमलगमेट कर गया तो नई कंपनी कैसे चलेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे बोल देगी। अगर वाइंड अप कर दिया, वाइंड अप करने के बाद अगर दे दो आके अगर आपकी कंपनी में एसेट बच जाते तो वो एसेट भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे दूसरे किसी भी कंपनी को बांट सकती है। किसी और सेक्शन 8 कंपनी को जिनको लगे कि भाई नीचे तिरुपति देवस्थानम है, वो 100 करोड़ के एसेट वाइंडिंग अप के बाद जो बचे वो तिरुपति देवस्थानम को दे दो तो उनको दे देंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी होगी, बचा कुछ जो एसेट उसका क्या करना। मेंबर नहीं बोल सकते अब हमारा टैग तो निकल गया, वाइंड अप तो कर गया, बचा कुछ हमको दे दो, मेंबर को ठेंगा मिलता है। मेंबर का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं, कुछ देना है कुछ लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। द ट्राइब्यूनल में इम्पोज or may be sold or proceed thereof created to insolvency bankruptcy fund formed under section 224 of the insolvency and bankruptcy code 2016। या फिर ट्राइब्यूनल जो है, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड है, उसे ये फंड जो है पैसा जो है ट्रांसफर करने के लिए भी ऑर्डर दे सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है निर्णय लेना कि इस वाइंडिंग अप होने के बाद जो कंपनी के एसेट वगैरह कुछ लेफ्ट आउट हो जाते हैं तो उसका क्या करना है। अ कंपनी रजिस्टर्ड इन दिस सेक्शन शैल अमलगमेट विद अदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन एंड हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट। अब तिरुमला और तिरुपति एक ही जगह पे एक ही ऑब्जेक्टिव रखने वाले ऐसे कंपनी है। ऐसा नहीं है कोई कॉमर्स को प्रमोट करने वाली सेक्शन 8 कंपनी रही उसको तिरुमला तिरुपति के साथ कंबाइन किया जाएगा, क्योंकि दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग है, सोच विचार अलग है, दोनों अलग ऑब्जेक्ट प्रमोट कर रहे हैं, तो दोनों में मैचिंग होगी क्या? नहीं। वो एक मंदिर रिलेटेड सेक्शन 8 कंपनी है, तिरुपति वाले भी मंदिर रिलेटेड है, दो सेम ऑब्जेक्ट रहने वाले ही सेक्शन 8 कंपनी को अमलगमेट किया जाता है। अलग अलग ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन 8 कंपनी को कभी अमलगमेट करने का ऑर्डर कंपनी नहीं देती, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती। लेट से कोई सेक्शन 8 कंपनी बनी एटॉमिक रिसर्च के ऊपर, उसका कोई अमलगमेटिंग कंपनी नहीं तो उसको वाइंड अप कर दे के खत्म करो बोलते सीधा सेंट्रल कंपनी। बात समझ में आ रही है, राइट? तो पेनल्टी एंड पनिशमेंट इन कॉन्ट्रावेंशन, अगर सेक्शन 8 कंपनी बनाकर मेंबर को डिविडेंड दिया जा रहा है, गलत काम किया जा रहा है, जिस हेतु के हिसाब से, जिस चैरिटेबल पर्पस के हिसाब से आपने कंपनी बनाई थी वो पर्पस छोड़ के दूसरे ही पर्पस के अगर कंपनी चलाया जा रहा है तो इसके अंदर क्या पेनल्टी लगेंगे फॉर पनिशमेंट, पेनल्टी अब क्या लगेंगे फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोविजन। इफ द कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लेट सेक्शन, कंपनी शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन वेरिंग फ्रॉम 10 लाख रुपीज टू 1 करोड़, यानी 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक की फाइन कंपनी को लग सकती है। डायरेक्टर्स एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विद अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड अप टू 3 years और विद अ फाइन फ्रॉम 25,000 टू 25 लाख रुपीज, यानी कंपनी को 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक की फाइन लगेगी। कंपनी के हर मेंबर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय जो इस डिफॉल्ट में भागीदार है उनको 3 साल तक की सजा जेल की हो सकती है, प्लस 25,000 से लेके 25 लाख की फाइन उनके ऊपर ट्राइब्यूनल इंपोज कर सकता है। एंड वेयर इट इज प्रूव्ड दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल फॉर एक्शन अंडर सेक्शन 447। सेक्शन 8 कंपनी बनाने के बाद उसके अंदर भी फ्रॉड किए तो फ्रॉड के 440, जहां फ्रॉड हुआ वहां सेक्शन नंबर 447 कंपल्सरीली अट्रैक्ट होगा। इज इट ओके, राइट? नाउ कन्वर्जन, लाइसेंस कैन बी रिवोक्ड, लाइसेंस रिवोक करने के बाद इट में बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, या फिर उसको हम वाइंड अप कर सकते हैं। वाइंड अप करने के बाद जो सरप्लस बच जाता है वो किसी सिमिलर कंपनी को दे दिया जाएगा, या फिर वो किसी इंसॉल्वेंसी बैंकर फंड को दे दिया जाएगा, या फिर लाइसेंस रिवोक करने के बाद वो किसी और सेक्शन 8 कंपनी में अमलगमेट कर लिया जाएगा। ये करने के साथ साथ उसको पनिशमेंट भी होगी, कंपनी को होगी पनिशमेंट 10 लाख से 1 करोड़ तक, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को होगा 25,000 से लेकर 25 लाख तक, प्लस उनको 3 साल की कैद भी हो सकती है, और साथ साथ सेक्शन 447 के फ्रॉड के सारे नियम उनको अप्लाई होंगे। इज इट ओके? एक्सेप्शन, सेक्शन 8 कंपनी को क्या क्या एक्सेप्शन है, यानी नॉर्मल कंपनी के बीच में और सेक्शन 8 कंपनी के बीच में फर्क क्या है। कैन कॉल इट जनरल मीटिंग बाय गिविंग 14 क्लियर डेज नोटिस। अब नॉर्मल कोई कंपनी है वो अगर जनरल मीटिंग अपने बुलाती है तो उसके लिए उनको 21 डेज का क्लियर नोटिस देना पड़ता है, लेकिन एक सेक्शन 8 कंपनी 14 डेज के क्लियर नोटिस देकर मीटिंग बुला सकती है। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट एटसेट्रा डज नॉट अप्लाई। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है, डायरेक्टर रिटायरमेंट रोटेशन, ये सारे जो चीजें नॉर्मल कंपनी को अप्लाई होती है वो सेक्शन 8 कंपनी को अप्लाई नहीं होती है। नीड नॉट टू कॉन्स्टिट्यूट नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी, रेम्युनरेशन किसी को कुछ देना ही नहीं है तो फिर रेम्युनरेशन कमेटी और कुछ बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट? सो फॉर्मेशन, अब आ जाओ लास्ट ओवरव्यू जो हमने देखा है। व्हाट इज द लास्ट ओवरव्यू? लास्ट ओवरव्यू क्या कहता है?
formation. It is formed for a charitable purpose to promote arts, science, commerce, etc. Application of profits. उसी के ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए प्रॉफिट जो है अप्लाई करना चाहिए. उस प्रॉफिट को हम डिविडेंड बतौर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. टाइप ऑफ कंपनी लिमिटेड विद लाइबिलिटी, और इट कैन हैव द वर्ड ऑफ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड. वो जिस हिसाब से रजिस्टर होने के बाद जिस हिसाब से उसको लाइसेंस मिला, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा कि प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड क्या जोड़ना है. हाउ इज द स्टेटस ग्रांटेड? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द राइट टू ग्रांट द स्टेटस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, और जो देता है वही ले सकता है. रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. कब? जब सेक्शन 8 कंपनी के जो कंडीशन थे चैरिटेबल पर्पस के, उसका उल्लंघन हुआ तब आपका लाइसेंस रिवोक होगा. अफेयर्स ऑफ द कंपनी फ्रॉडलेंट या फ्रॉड करने के हिसाब से कंपनी बनाई गई है, तब आपका लाइसेंस रिवोक किया जाएगा. इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कंपनी हैज टू यूज द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, या फिर वाइंड अप हो सकती है या किसी और कंपनी के साथ उसको अमलगमेट कंपल्सरीली करना होगा. अभी ओके? अभी ओके? अभी ओके? Right? So that's all for today. We'll continue with the rest of the part tomorrow. Thank you so much.